भाई चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स। और भाई अब चुप हो जाओ भाई। अगर चाहते हो कि चीजें आज पूरी हो जाएं तो थोड़ा चुप हो जाओ। कोशिश करेंगे पूरा सब कुछ खत्म कर लें आज। और फ्रॉम मंडे हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करें। और अगर कुछ बच भी गया ना तो वो इतना ही बचेगा कि आप लोग मंडे को आएंगे तो शुरू में ही खत्म हो जाएगा। और रिवीजन तो मंडे को हम शुरू कर ही देंगे, बस ये भी मान के चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो मंडे से रिवीजन स्टार्ट है, बिल्कुल कंफर्म। ठीक है, तो क्लास अब सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों का बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कुछ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से पहली क्लास ऑफ मॉलिक्यूल आप लोगों को बताई गई थी कार्बोहाइड्रेट्स। पीछे भाई चुप होने का क्या लोगे भाई? प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। भाई सबसे पहली जो क्लास ऑफ कंपाउंड मैंने आप लोगों को करवाई बच्चों वो थी कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं कि इनमें कुछ कार्बन्स होते हैं और कुछ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हाइड्रेटेड कार्बन होता है। हालांकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े। तो काफी बड़ा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट का, 2-3 क्लास हमारी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही गई है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को प्रोटीन स्टार्ट करवाता हूं। और प्रोटीन में आपको पता लगा था कि ये तो बनते हैं अल्फा अमीनो। अगर आप लास्ट क्लास आए तो मेरी बात समझ गए होंगे कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। सो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज अ पॉलीमर चेन ऑफ अल्फा अमीनो। बहुत सारे अमीनो एसिड्स की एक लंबी सी चेन है जिसको हम प्रोटीन का नाम दे चुके हैं बस। तो ये भी आप लोगों का हो चुका है। इसमें से वैसे डीनेचुरेशन बचा हुआ है, वो मैं क्लास के एंडिंग में पूरी कोशिश करूंगा कि आज करा दूं आप लोगों को। इसके बाद विटामिन रह गया और न्यूक्लिक एसिड रह गया। ठीक है, पहले मैं आपको न्यूक्लिक एसिड यानी बड़ा टॉपिक पहले उठाता हूं। न्यूक्लिक एसिड पहले करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले कर रहे हो, चीजें अलग अलग है। अब न्यूक्लिक एसिड पे आ जाइए भाई, क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? आ जाइए भाई, बिल्कुल चुप हो जाना और बोर्ड पे देखना भाई। तो ये वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आंख, कान, नाक, रंग, रूप बेसिकली हमारे एंसेस्टर से मिलता है भाई ना। मतलब कहने का मतलब ये कि मम्मी पापा दादा दादी किसी से कुछ ना कुछ हमारा मैच करता है ना। तो वो जो मैच कर रहा है डेफिनेटली कुछ तो ऐसी मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन होगी ना जो उनकी और हमारी सेम होगी। कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो उनकी बॉडी में थे वही हमारे पास भी हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो इस चीज को सिमिलैरिटी दिखाता है, इस ट्रांजिशन को दिखाता है कि उनके पास और हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है ना। जिसको आप जीन्स बोल देते थे छोटी क्लास के अंदर बेसिकली, तो वो जीन्स भी तो किसी मॉलिक्यूल से बना है ना। तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं इनको बुलाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। समझे मेरी बात को मैंने क्या कहा? क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द, ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए जो रिस्पांसिबल मॉलिक्यूल्स है ना वो न्यूक्लिक एसिड्स है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? समझ में आ रही है वाली बात? अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स आप लोगों ने दो तरह के पढ़े बचपन से। एक पढ़ा है डीएनए, एक पढ़ा है आरएनए। एक का नाम है 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एनए मतलब तो न्यूक्लिक एसिड ही है, एनए मतलब तो न्यूक्लिक एसिड ही है। डी का मतलब यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और 2-डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं इसको। और ये वाला क्या होता है? इट्स अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों का ही अपना फंक्शन है भाई, दोनों का अपना काम है। इसका कुछ है, इसका कुछ है, लेकिन दोनों ही हेरिडिटरी और रिवोल्यूशन वाले इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि सुक्रोज किस किस चीज से मिलकर बना है ये तुम्हें कैसे पता लगा था? सुक्रोज को तुमने हाइड्रोलाइज करा था, पानी डाला था, उसमें से निकल गया था ग्लूकोज फ्रुक्टोज, तो तुम्हें पता लगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। स्टार्च में तुमने पानी डाला, बहुत सारा अल्फा ग्लूकोज निकला, इसका मतलब अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो जब हम इन न्यूक्लिक एसिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को बोलो क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। जब मैंने न्यूक्लिक एसिड्स को हाइड्रोलाइज किया यानी इनमें पानी डाला तो मुझे कुछ चीजें मिली भाई। मुझे मिला एक पेंटोज शुगर, एक शुगर मिला 5 कार्बन वाला। दूसरी चीज मुझे जो मिली वो एक बेस मिला, और तीसरी चीज मुझे एक फॉस्फोरिक एसिड मिला। मतलब जो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर है ना उसमें ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक शुगर होती है, एक तरह का बेस होता है, और एक उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है।
ये तीन चीजें कंबाइंड होके एक यूनिट बनती है और वो यूनिट बार बार जुड़ती है, तब जाके एक डीएनए या आरएनए तैयार होता है। दोबारा समझ लीजिए, जैसे तुमसे मैं अगर ये पूछूं कि बताओ जरा प्रोटीन किससे मिलकर बने, तो आप बोलोगे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने, तो आप बोलोगे ग्लूकोज से या फ्रुक्टोज से, इन सबको जोड़ के बने। सर तो न्यूक्लिक एसिड किन को जोड़ के बने, तो न्यूक्लिक एसिड जिन चीजों को जोड़ के बने हुए हैं, वो जो चीज है वो इन तीनों को मिला के बनी हुई, मतलब इन तीनों को मिला के एक यूनिट बनेगी और वो यूनिट बार बार जुड़ेगी, तो बोलो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। नहीं समझे मेरी बात को? इन तीनों को जोड़ के एक यूनिट बन जाएगी, एक यूनिट बन जाएगी और वो यूनिट बार बार जुड़ेगी, तो वो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब आप कुल मिला के समझ लीजिए कि डीएनए या आरएनए के अंदर तीन चीजें मिलती है। सब बच्चे बोलो क्या? एक मिलता है शुगर, एक मिलता है बेस और एक मिलता है फास्फोरिक एसिड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं आपको बता दूं, जो डीएनए और आरएनए है, इसके अंदर पाया जाने वाला शुगर अलग है, इसके अंदर पाया जाने वाला बेस अलग हो सकता है, और फास्फोरिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर मिलती है ना, वो है 2-डीऑक्सी-राइबोज। इसके अंदर पाए जाने वाली शुगर है 2-डीऑक्सी-राइबोज, और इसके अंदर जो शुगर मिलती है वो है राइबोज। समझो मेरी बात को। इसके अंदर जो बेस मिलते हैं वो मिलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये चार तरह के बेस मिलते हैं। इधर आ जाओ, इधर 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 छोड़ दो वो जगह, नहीं छोड़ दो वो जगह, छोड़ दो वो जगह, इधर आ जाओ। तुम मानेगा है नहीं, कितना ही बोल लूं मैं तेरे को। इस पे हाँ ठीक है। अब सुनो, बस 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 बस, बहुत बढ़िया। तो डीएनए के अंदर भाई सुन लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पहले बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, इतना आसान मत समझिए और ज्यादा मजाक में मत लीजिए चीजों को। पेपर बहुत नजदीक है, आप लोगों का 2 महीना बचा हुआ बस मुश्किल से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो पेपर ही है ना, और दिसंबर शुरू होने वाला है। अब वो रिलैक्स रहने वाला टाइम चला गया है। अभी भी रिलैक्स हो तो मूर्ख हो भाई, बस और कुछ नहीं है। मूर्खता की भी हद पार कर रखी है बिल्कुल, ये लगा लो। तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, है तो न्यूक्लिक एसिड्स ही, और इन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर तीन चीजें होती है, एक शुगर, एक बेस और एक बोलो क्या, फास्फोरिक एसिड। बस इसमें जो शुगर मिलती है वो मिलती है 2-डीऑक्सी-राइबोज वाली शुगर। बेस मिलते हैं ये भी चारों में से कोई सा भी बेस हो सकता है। फास्फोरिक एसिड वी ऑल नो दैट इट इज H3PO4, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आरएनए के अंदर जो शुगर मिलेगी वो होती है राइबोज शुगर। बस वो 2-डीऑक्सी-राइबोज है, ये राइबोज शुगर है। बनाऊंगा कैसे बनेगी। इसके अंदर जो बेस मिलते हैं वो मिलते हैं बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, एक बार मुझे एनसीईआरटी और दिखाना, साइटोसिन। बस थाइमिन की जगह पे इसमें यूरेसिल आता है, और बेस जो एसिड होता है वो यही होता है H3PO4। एक बच्चा एनसीईआरटी दिखाना को बच्चा, देखो एक बार इसको ध्यान से देखो। एक बार एक चीज चेक करनी है, सभी बच्चे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार इसको देखो, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं डीएनए आरएनए। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्या मैटर है ये। लेकिन पहले मुझे बताओ, जो तुम्हें ये बताया मैंने, ये क्लियर है तुम लोगों को? सो क्लास, अब बोर्ड पे देखिए भाई। ओए बच्चों, बस 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 बस, चुप हो जाओ, तुम उधर देख लो। तो भाई डीएनए आरएनए में ये सब चीजें मिलती हैं, मतलब तीन चीजें मिलती हैं। जरा फटाफट से मुझे बता दो कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं इनमें। इनमें क्या होता है बोलो, एक शुगर, यानी डीएनए आरएनए में भी कार्बोहाइड्रेट तो है ही, है ना, शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है। बेस भी होता है इनके अंदर और एसिड पार्ट भी होता है। चलिए ठीक है, तीनों चीजें मिलती हैं इनके अंदर, और किसमें कौन सी मिलती है वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं तुम लोगों को राइबोज और 2-डीऑक्सी-राइबोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जो राइबोज है बेसिकली, वो राइबोज तो ऐसी बनेगी, ध्यान समझिएगा। ये आपका 5 कार्बन का, मतलब 5 एटम्स का एक पूरा चेन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इसको। कितने कार्बन से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। पेंटोज शुगर हो गया भाई, और कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है, हेरो स्ट्रक्चर है सीधा सीधा। तो ये जो शुगर है ना, ये राइबोज है। ये कौन सी शुगर है बोलो, ये राइबोज वाली शुगर है। और अगर आप मुझसे पूछोगे सर 2-डीऑक्सी-राइबोज कैसा दिखता है, तो बस राइबोज के नाम पे पढ़ो। नाइबोज के नाम पे क्या हो गया, उसके 2 पर, समझो मेरी बात को,
ओए क्लास, उसने बोला 2 डीऑक्सी राइबोज कैसा दिखता होगा, तो राइबोज के दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा दो, राइबोज के दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन को हटा दो, तो मुझे बताओ वो कैसा दिखेगा। उसमें सिर्फ H बच जाएगा, ये O हटा दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 2 डीऑक्सी, क्या बन गया 2 डीऑक्सी राइबोज। कैसा राइबोज, जिसके 2 पर डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन, राइबोज में ऑक्सीजन होती है दूसरे पर, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, बस इतना ही फर्क होता है इन दोनों की शुगर के अंदर। मतलब चाहे डीएनए में जो शुगर मिलता है, आरएनए में जो शुगर मिलता है, दोनों की शुगर में बस फर्क इतना सा होता है, एक राइबोज है, 2 डीऑक्सी राइबोज है। राइबोज अगर आपको याद होगा तो बस उसके दूसरे पे से ऑक्सीजन हटा दो, वो 2 डीऑक्सी राइबोज है। डीएनए में ये वाला शुगर मिलता है और आरएनए में ये वाला शुगर मिलता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? पक्की बात है। अब बात ये है कि भैया ये जो शुगर है, ये जो बेस है और ये जो फास्फोरिक एसिड है, ये पक्का जुड़े हुए होंगे किसी तरीके से और एक यूनिट बनी हुई होगी। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? तो वो कैसे जुड़े हुए हैं ना, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो मैं उसको अगले पेज पे आप लोगों को सिखाता हूं, आइए समझिए। मैं यहां पर ना बच्चों आप लोगों को एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन के ना कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। किसी भी बच्चे को स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में ये स्ट्रक्चर कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। देखिए कुछ एडेनिन इस तरीके का दिखता है, एडेनिन कुछ ऐसा होता है। ये तुम बातें करते करते पढ़ रहे हो ना, तुम कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, तुम लोगों को नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें सब कुछ चाहिए, मस्ती भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। ये एडेनिन है, ऐसी ग्वानिन है, ऐसी साइटोसिन है। साइटोसिन का मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, एक आध दिखा देता हूं साइटोसिन का। किसी को भी याद नहीं करने स्ट्रक्चर, कभी नहीं पूछे गए हैं आज तक। जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आ जाओ, ये भाई साहब साइटोसिन वाले सुन लीजिए, ऐसी थाइमिन है, ऐसे यूरेसिल है, सब कुछ है, ठीक है, सारे इसी तरह के स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है। अब ढंग से सुनिएगा, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनमें इस तरह के बेस मिलेंगे। बेस में आपको बता चुका हूं, डीएनए में मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और उसमें मिलेगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, बस इतना ही होता है बच्चों। अब बात यह है कि मैंने बोला न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, इधर अनुराग, शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड, तो पक्का जुड़े होंगे ना किसी तरीके से। तो ये, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर आपको पेंटोस शुगर बना के दिखाता हूं। देखिए मैं डीएनए का शुगर बना रहा हूं। अब डीएनए के शुगर की पहचान बताओ जरा क्या है। हाँ भाई, डीएनए की शुगर की पहचान बताओ क्या है। इधर तो OH होगा पहले वाले पे, तो यहां पर आपका क्या होगा, बस सेकंड वाले पे H ही होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे भाई, बोलो क्या आएगा। सुन लीजिए, ये कौन है पहले मुझे बताओ, इसकी ये कौन है सर, ये कौन है? ये है 2 डीऑक्सी राइबोज, ये है 2 डीऑक्सी राइबोज। ढंग से सीखना भाई, ढंग से सीखना, ये बहुत जरूरी चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये है 2 डीऑक्सी राइबोज, इधर 2 डीऑक्सी राइबोज। शुगर बना दी बस मैंने, कुछ नहीं है। कौन सी शुगर बना दी? डीएनए वाली। अब सुन लीजिए, इसके पहले कार्बन पर, इसके कौन से कार्बन पर, शुगर के पहले कार्बन पर जो OH है, और इन बेसिस पे हर बार NH जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा बोलो? NH। इसके पहले कार्बन का OH और उसका बोलो क्या? NH। उसका बोलो क्या? NH। मैं दिखाता हूं किस तरीके से, ये किस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे, देख लेना आप लोग। अभी इसको मैं उठा के ले आता हूं यहां से, इसको उठा के ले आते हैं यहां से। लो भाई, ले आए यहां पर, ले आए। अब सुन लो, यहां से क्या करो, ऐसे निकाल दिया, निकाल दिया। और ये हर एक बेस के नीचे NH लगा हुआ है, यहां से समझना बहुत जरूरी है। हर एक के बेस के नीचे बोलो क्या लगा हुआ है? NH। चारों पांचों बेस बना के देख लो, सबके नीचे NH ऐसे लगा हुआ है। तो इसका OH और उसका H ऐसे करके ग्लाइको मतलब H2O निकाल देगा, ग्लाइको छोड़िए, H2O निकाल देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो मुझे तुम बताओ जरा, ये किसी को बना के नहीं दिखाना, बस ये समझना है कि इसके बाद कैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मुझे बस ये बताओ इसके बाद रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा तैयार होगा। तो सब बच्चे कहेंगे कि सर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा तैयार होगा। ध्यान देना, ऐसा तैयार होगा, ऐसा। ध्यान देना, इधर H होगा पहले वाले कार्बन पर, इधर बोलो क्या लगा होगा? बेस। बस इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले वाले कार्बन पर यहां पर बेस लगा होगा। बस यही चीज सीखनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नहीं सुनोगे अपने आप मुश्किल बनाओगे, फिर कहोगे पता नहीं तो सर बहुत मुश्किल टॉपिक करा दिया। तुम खुद बनाओगे मुश्किल, इसको ध्यान रखना, वैसे मुश्किल नहीं है। 2 3 4 5 भाई क्या क्या जुड़ गया बताओ जरा। शुगर और बेस, शुगर और बोलो कैसे जुड़ता है? शुगर के पहले कार्बन का OH बेस के NH के साथ ऐसे करके H2O निकालेगा और इस तरीके से जुड़ जाएगा। बच्चों इस यूनिट का एक नाम रखा गया, इस चीज को हम कुछ बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बुलाते हैं इसको?
मतलब न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड बेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो ये शुगर और बेस कंबाइंड होके, शुगर और बेस कंबाइंड होके जो एक यूनिट तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड, इसको क्या बुलाते हैं? अच्छा अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, शुगर अगर 2 डीऑक्सी वाला है तो डीएनए का है, और राइबोज वाला है तो आरएनए का है। बेस अगर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कोई सा है तो डीएनए का है, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल में से कोई सा है तो बोलो किसका है? आरएनए का है। अभी 2 चीजें जुड़ी हैं, लेकिन आपको पता है तीसरी चीज फॉस्फोरिक एसिड भी है। तीसरी चीज, अब फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। सब बच्चे ध्यान देना, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। मतलब बोलो, एक फास्फोरस के साथ में एक डबल बॉन्ड O है, और कितने OH हैं? कितने OH हैं? 3 OH। काउंट करो, 3 हाइड्रोजन्स और 4 ऑक्सीजन्स और एक फास्फोरस, H3PO4। डन और नॉट? अब भैया बात ये है कि ये भी जुड़ेगा इसके साथ। कैसे जुड़ेगा आइए समझाते हैं, बोर्ड पे देखिए। ये मेरे पास कौन है? ये मेरे पास कौन है, जरा बताओगे कौन है? सर ये है न्यूक्लियोसाइड। ये कौन है? न्यूक्लियोसाइड। लखन क्या होगा तेरे को? ध्यान देना फिर। ये है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक भी जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा बोला? और वो कैसे जुड़ेगा आइए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पर आपका फॉस्फोरस होगा विद OH, ध्यान देना, OH, OH और डबल बॉन्ड O, H3PO4। यहां से क्या होगा? इसका OH और उसका OH, यहां से H2 निकाल दो। निकल गया? निकल गया। अब शुगर के साथ पहले बेस जुड़ा था, अब फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया। क्या बनेगा जरा मुझे बताओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा ऐसे में? कुछ ऐसा बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, बना के दिखा देता हूं मैं कैसा कुछ बनेगा, देखिएगा। कुछ ऐसे OH हटा देता हूं, बोलो OH हट गया, बोलो क्या आएगा? OP, OH, OH, डबल बॉन्ड O। मर्जी आपकी, आप कहीं भी रख सकते हो। आपको लगे कि सर मैं तो डबल बॉन्ड यहां रखना चाहता हूं, मर्जी है तुम्हारी, कहीं भी रखो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तुम सोचो कि सर डबल बॉन्ड O लगाना, कहीं पर कहीं भी लगाओ। अब तुम बस मुझे एक बात बताओ, इस पूरी यूनिट में क्या क्या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ क्या क्या मुझे बताओ, कौन कौन सी यूनिट जुड़ी हुई है? शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। शुगर के पहले कार्बन पर बेस आके जुड़ता है, और इसके 5वें कार्बन पर आके फॉस्फोरिक जुड़ता है। और सोचो जुड़े कैसे? जब H2O निकला है ना, तब इनके बॉन्ड बने। देखो जब बेस जुड़ा था तब भी H2O निकला था, जब ये वाला जुड़ा तब भी H2O निकला और बन गया। तो सोचो जो पानी डालते होंगे इसके अंदर, पानी डालते होंगे तो पानी लेके सारे यूनिट्स अलग हो जाती होंगी। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड्स में पानी डालने पे 3 चीजें स्प्लिट आउट हुई थी, एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि पानी के निकलने से बॉन्ड बना था, पानी के मिलते मिलते बॉन्ड वापस से टूट जाएंगे। नहीं आया ना समझ में? तो ये जो बना ये क्या है? ये सामने क्या है? इसको बुलाते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बुलाते हैं बोलो? न्यूक्लियोटाइड। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों आपको समझना पड़ेगा यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तो डीएनए टुकड़ों में समझा जा रहा है, अभी जोड़ेंगे इसकी चेन को पूरे को, ढंग से समझिए। मैंने आपको ये कहा कि जब मैंने किसी भी न्यूक्लिक एसिड को, दोबारा समझिएगा, जब किसी भी न्यूक्लिक एसिड को मैंने हाइड्रोलाइज किया, चाहे वो डीएनए चाहे वो आरएनए, मुझे 3 चीजें मिली उसमें। एक शुगर निकल के आगे, एक बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। मैंने कहा इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि न्यूक्लिक एसिड इन 3 चीजों को जोड़ के बनते हैं। फिर मैंने ढूंढा तो पता लगा डीएनए के अंदर ये वाली शुगर मिलती है, आरएनए में ये वाली शुगर मिलती है, डीएनए में ये वाले बेस, आरएनए में ये वाला बेस, डीएनए में ये वाला फॉस्फोरिक और उसमें भी ये वाला फॉस्फोरिक है। मैंने कहा जुड़े कैसे हुए? इसको समझने के लिए मैंने कहा शुगर पकड़ते हैं पहले तो। राइबोस की शुगर ये याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, 2 डीऑक्सी ये वाला बच्चों। फिर शुगर जुड़ता है बोलो किससे? शुगर जुड़ता है बोलो किससे? बेस से। और शुगर का पहला कार्बन जुड़ता है बेस के NH से। सबके बेस के नीचे ऐसा NH लगा हुआ है, सबके बेस के नीचे ऐसे NH लगा हुआ है। तो भैया इसका OH और उसका H करके ऐसे जुड़ गया और ये बन गया बेस। किसी को भी वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना, सबको ये वाला याद रखना है कि शुगर के पहले कार्बन पर जब बेस जुड़ जाता है तो शुगर और बेस के कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। कार्तिक नहीं आ रहा ना समझ में? फिर इसी न्यूक्लियोसाइड के 5वें वाले ऑक्सीजन पर, 5वें वाले कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड में भी ऐसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो वो जब जुड़ जाता है तो इसको बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बुलाते हैं बोलो? अब बोलूंगा कि एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान समझना। न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन अब लिखूंगा मैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। बस न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? सर न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन है? ये रहा। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा?
मतलब इसको भी मत समझो न्यूक्लिक एसिड, ये भी नहीं है। जब ये बहुत सारे जुड़ जाते हैं लाइन से, तब जाके बोलो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। तो मैं तुम लोगों को इसको भी जोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे जुड़ता है। इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बस डीएनए आरएनए, लेकिन एक बार पकड़ में आ गई ना इसकी, तो फिर टॉपिक में कोई दम ही नहीं है। आ जाओ एक बार सुनो, मेरे को कोई बच्चा बात करता ना दिखे यार, जिस समय बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है ना, आप लोग उस समय मस्ती कर रहे होते हैं, फिर बाद में आओगे ना सर मुझे समझा दो, टाइम बताऊंगा तुम्हें। अब सुनो, ये कौन है बताओ, न्यूक्लियोटाइड है। कौन है, कैसे पहचान हुई न्यूक्लियोटाइड की, शुगर बेस फॉस्फोरिक तीनों मिला के तो न्यूक्लियोटाइड ही बनता है सर, और शुगर और बेस मिला के न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन जो चेन्स होती है डीएनए की आरएनए की, वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती है, न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर है और एक न्यूक्लियोटाइड मैं नीचे फिर बनाता हूं। अच्छा, अगर मैं दो को जोड़ के बता दूं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बाकी भी कैसे जुड़ते हैं। तो ध्यान देना सब बच्चों को, कैसे जुड़ते हैं बच्चों। आइए, ये एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर है और एक न्यूक्लियोटाइड नीचे है, इनको प्लस करके अब रिजल्ट बनने वाला है एक डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनने वाला है, डाई मतलब दो जुड़ेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड मतलब तीन, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मतलब चार, और पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे। तो दो को जोड़ूंगा तो सीधे समझ में आ जाएगा। तो भैया दो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने का तरीका ये होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरे कार्बन का OH, कौन से कार्बन का, तीसरे का, और दूसरे के फास्फोरस का OH, याद करना पड़ेगा, एक का तीसरे का OH और दूसरे का फास्फोरस का OH। OH में से बोलो क्या निकलेगा, अरे निकलेगा H2O, निकलेगा H2O, पूरा प्रॉपर बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। नहीं आया ना समझ में अनुराग, इसका बोलो क्या, एक का बोलो क्या, ओए एक का तीसरे का OH और दूसरे का फास्फोरस का OH, दोनों के OH में से क्या निकल जाएगा, H2O। मुझे बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। मेरे काम आसान है, मेरे को यहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, बताओ बीच में क्या बचेगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे समझ रहे हो, जवाब दे पा रहे हैं, बीच में ऑक्सीजन बचेगा सर। और ये जो सेटअप तैयार हुआ, ये बोलो कौन है, ये बोलो कौन है, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब सुन लो, डीएनए या आरएनए डाई न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब दो नहीं जुड़ते, बहुत सारे जुड़ते हैं। बहुत सारे कैसे जुड़ेंगे बता दो मुझे। सर इसका तीसरे से बनाया, इसका तीसरा, किसी एक और होगा ना नीचे, उसके फास्फोरस के OH से, और इसका फास्फोरस का OH अपने से ऊपर वाले के तीसरे से। नहीं आया समझ में भाई, एक का तीसरे का एंगेज होता है नीचे वाले के फास्फोरस से, इसका तीसरे का नीचे वाले के फास्फोरस से, उसका फास्फोरस ऊपर वाले के तीसरे से। तो ऐसे करके कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। एंड दैट न्यूक्लियोटाइड चेन, दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विल बी योर न्यूक्लिक एसिड। अब कैसे डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, सुनो भाई, डीएनए आरएनए में क्या फर्क है। सर जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, अगर शुगर हमारी राइबोज वाली है तो आरएनए वाला न्यूक्लिक एसिड है, और शुगर मेरी 2 राइबोज है तो कौन सा वाला है, डीएनए वाला है। सोचो मेरा बेस ना यूरेसिल है, कौन सा बोलो, यूरेसिल। तो यूरेसिल वाला बेस किसके अंदर, किसकी चेन में मिलेगा, आरएनए में। और थाइमिन है तो बोलो डीएनए में। एडेनिन है, दोनों एडेनिन है तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, एडेनिन यूरेसिल को, एडेनिन डीएनए में मिलता है और आरएनए में मिलता है, फिर मैं आइडिया नहीं लगा सकता बच्चों। ओहो नहीं आया समझ में। तो शुगर से आइडिया लगने वाला है, और किससे आइडिया लगने वाला है बोलो, बेस से। फास्फोरिक से तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज फास्फोरिक दोनों में सेम है। लेकिन क्या तुम्हें समझ में, यही है बस डीएनए आरएनए, और कुछ नहीं है। इसी को डीएनए आरएनए इसी का हुआ मतलब। समझ आया कि नहीं आया, पक्का, जल्दी खत्म हो गया, सुन लो दोबारा सुन लो। अच्छा, इस बॉन्ड को मैं बता देता हूं, बड़ा स्पेशल बॉन्ड है जो बीच में बना है, ये फास्फोरस वाला। इस बॉन्ड का नाम होता है फोस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। बाय वाले कुछ बोले भाई, अगर हमें भी आता सर, फोस्फो डाई ईस्टर लिंकेज बोलते हैं इसको ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। तो मेरी बात सुनो भाई, दोबारा से। अब तुम लोगों से मेरे सवाल है, हर्षित तू बता, ये बता मुझे, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, वो 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ, कौन कौन सी 3 यूनिट्स, उसको बोलने दो। हाँ, शुगर और एक बेस हो जाएगा, ठीक है हर्ष। अरे कोई नहीं, जो पढ़ रहा है उसी को मेरे सामने है, जिसको नहीं पता उसको पता ही नहीं कहां से जवाब देना। हाँ मैं उसी की बोल रहा हूं। हर्ष ये बता मेरे को, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। शुगर में बेस आगे जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। मेरे को आरएन बताएगा शुगर से बेस कौन से कार्बन के थ्रू जुड़ता है। हंस गया। और शुगर से फास्फोरिक एसिड,
5th कार्बन से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अनुराग? न्यूक्लियोटाइड किस किस की? शुगर, बेस, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है लक्ष्य, शुगर और बेस और फॉस्फोरिक एसिड के सबके बता कौन कौन से कार्बन किससे लिंक होते हैं, बता दे। तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और क्या एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट को हम डीएनए बोल सकते हैं? नहीं सर, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ती हैं तब जाके डीएनए आरएनए बनता है। ठीक है समझ आया? बादल ये बताओ, जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं एक दूसरे से तो कौन से कार्बन कौन से इससे लिंकेज करते हैं? थर्ड कार्बन ऑफ द शुगर लिंक विद द OH ऑफ द फॉस्फोरस ऑफ द अदर न्यूक्लियोटाइड ना, फॉस्फोरस के OH के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये तो क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, जवाब दे पाओगे? डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ जाए बना पाओगे? राइबोस शुगर 2-deoxyराइबोस, यही सब पढ़ना है। समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये तो मेरे को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज्यादा आसान चीज थी कहीं ना कहीं, अगर देखी जाए तो ज्यादा मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को लेके आता हूं चुप हो जाओ बिल्कुल, अभी हमारे पास आधा घंटा और हम खत्म कर पाएंगे चैप्टर को, दिख रहा है अभी तक तो। तुम लोग चुप रहोगे तो। क्या बोल रहे हैं? आज खत्म करा के हटेंगे बच्चों। चुप, 5 मिनट से ऊपर हो जाए, कोई नहीं, एक दिन मैनेज कर। अगली क्लास में यूं हो ना, तुम लोग आओ तो नेक्स्ट क्लास में सीधा हम फिर वो शुरू करें। अच्छा लेकिन एक चीज सुन लो, ए पीछे लगन भाई, मैं तुम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री मंडे से शुरू करा दूंगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट दे दो आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर देखो, सुनो मेरी बात, आप लोग ऐसा मत समझो कि हम वहां से रिवीजन करते रहेंगे फिर बायोमोलिक्यूल भी लास्ट में कर लेंगे, लेकिन बायोमोलिक्यूल तो अभी हुआ है ना, आप लोग पढ़ के टेस्ट दे सकते हो उसका। तो बायोमोलिक्यूल हैंड टू हैंड दे दो टेस्ट, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ना ना, तुम्हारे ना करने से कुछ नहीं होगा। इसका टेस्ट अगले वीक में है भाई, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करेंगे फिर से चीजों को, तो बुकलेट वगैरह अपनी मंडे से कैरी कर लेना है। मेहुल सर, अच्छा ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे बुकलेट अपनी फिजिकल केमिस्ट्री वाली कैरी करना, भूलना मत, क्योंकि चीजें थोड़ी फास्ट करेंगे हम, रिवीजन वाली जो है, थ्योरेटिकल वाली चीजें न्यूमेरिकल पे फिर स्लो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? हाँ जाओ। तो ये यार हर बार तो हो जाता है, अगर नेट नहीं चल रहा हो तो फिर ये कैसे ओपन हो रहा है? तो फिर ये बंद हो जाएगा। शोर नहीं भाई।
भैया मोबाइल चल रहे हैं किसी के क्लास में? कहीं दिख रहा है चैप्टर की पीडीएफ क्या? ओ भाई रुक जाओ, तुम रुक जाओ, ये बोल रहे हैं को मैं बताता हूँ। अबे ये हो गया, बस वही, चुप हो जाओ। अबे बाय वाला खुल गया ये तो मुझे भी नहीं आता, छोड़ो इसको। जय भानु, चलो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई नहीं, कुछ और तरीके से करते हैं। एक्चुअली एक टेबल दिखाना था बच्चों को, टेबल सीधा सीधा हो जाता, बढ़िया रहता। अब लास्ट ऑप्शन वही है। हाँ बस भाई, सारा टाइम खराब। देखो भाई, ये एक टेबल है आपकी पीछे, भाई सुन लीजिए, विटामिन भी पूरा करना जरूरी है। बहुत टाइम खराब हो गया इसके बीच में, सुन लो ध्यान से। देखिए विटामिन, आप लोगों को मैं बता दूं, विटामिन जो टर्म है ना, वो ड्राइव हुआ है वाइटल अमाइन से। सुन लीजिए ध्यान से, देखिएगा, विटामिन जो शब्द है, विटामिन, अब विटामिन जो शब्द है वो ड्राइव हुआ है वाइटल प्लस अमाइंस। वाइटल अमाइंस, अमाइंस आप लोग पढ़ के आ चुके हो चैप्टर पूरा पूरा। तो कुछ अमाइंस भी ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए मतलब बहुत जरूरी है। वाइटल मतलब जरूरी चीजों के लिए बोलते हैं। तो हुआ क्या इधर भाई, वाइटल अमाइंस का इससे एक शब्द बना। पहले तो ये बनाया था शब्द, मैं आपको बताता हूं। पहले कुछ ऐसा बना था कि इसको काट पीट के इसको जोड़ के बना दिया गया विटामाइन। क्या बना दिया बोलो? विटामाइन। लेकिन अगर आप आज इसकी उस पर जाते हैं टर्म पे, तो विटामिन लिखा हुआ है। बाद में क्या हुआ, पता लगा कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स जरूरी नहीं है सारे अमाइन हो, सब अमीन नहीं थे, कुछ और भी थे थोड़े से अलग तरह के। तो फिर इस ई को भी ओमिट कर दिया लेटर ऑन, और सिर्फ इसको बोला गया विटामिन। क्या बोला? लेकिन टर्म समझ जाइए, वाइटल अमाइंस। क्या बोल दीजिए? वाइटल अमाइंस। अब इस वाले टॉपिक से ना, रुक जाओ भाई, इस वाले टॉपिक से ना 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो विटामिन की ना 2 टाइप होती है, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होते हैं बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन। सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? ऐसे विटामिन जो जब हमारी बॉडी में जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी के पानी के साथ घुल जाते हैं। अब ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी में पानी के साथ घुलेंगे, वो बेसिकली एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू बेसिकली बॉडी से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल चीजें होंगी वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगी। लेकिन
जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाके किसमें घुलते हैं, फैट के अंदर, और फैट बेसिकली एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर नहीं आता, ध्यान रखना। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि विटामिन को दो क्लासेस में बांटा गया, एक क्लास ऐसी जो वाटर में घुलती है और एक कुछ विटामिन ऐसे जो फैट में घुलते हैं। कौन से वाले विटामिन ऐसे हैं जो रेगुलर डाइट में जरूरत पड़ेगी, बताओ जरा, कौन से वाले ऐसे विटामिन हैं जो रेगुलर डाइट में लेने पड़ेंगे, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि वाटर सोल्यूबल वाले विटामिन बेसिकली एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे, दोबारा चाहिए बार बार डाइट में अंदर। लेकिन जो फैट में सोल्यूबल है वो बार बार हमें जरूरत नहीं है। ये कहां पर स्टोर होते हैं, तो आपको पता है फैट स्टोरिंग टिश्यूज हमारी बॉडी में, वो लिवर और एडिपोज वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे बायोलॉजी वाले बच्चों ने, तो वहां पर हमारी बॉडी का फैट स्टोर होता है, तो ये वहीं पर ही जाके मिक्स हो जाते हैं और ये बॉडी से इतनी जल्दी एक्सक्रीट होते ही नहीं है। तो इसका मतलब इनको रेगुलर डाइट में नीड नहीं होती, बट ये रेगुलर डाइट में नीड होता है। ओ भाई लखन, कितनी बार समझाया जाए एक ही चीज को, तो दोनों विटामिन का आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, एक वाटर सोल्यूबल और एक बोलो क्या, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल पानी में घुलेंगे, फैट सोल्यूबल फैट में घुलेंगे। आऊंगा क्लास के बाद ही आऊंगा, नहीं फिर खत्म ही हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, क्लास के बाद ही। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, सुन लो, वाटर सोल्यूबल रेगुलर डाइट में चाहिए बिकॉज ये बेसिकली बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, और फैट सोल्यूबल बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होगा, इसलिए इसकी रेगुलर डाइट में जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसके एग्जांपल्स याद करने रखने वाली बात है, तो आप लोग इनके एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, आपकी बुकलेट में दिए हुए हैं, आप लोग इन एग्जांपल्स को लर्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, विटामिन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, याद करने वाला सेक्शन, तो ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ी तुम्हारी मेहनत अच्छी खासी लगने वाली है, और मैं हर साल बच्चों को कहता हूं कि बच्चों यहां से क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा, और कंफर्म्ड आता है हर साल, तो ये टेबल से क्वेश्चन आएगा भाई, इस टेबल पे जितनी जान लगा सको लगा देना, 1 नंबर मिलेगा। अबे पूरे इतने बड़े सिलेबस में तो बता रहा हूं कि तुम्हें 1 नंबर को समझते ही नहीं हो ना, अबे इतने पोर्शन में से बोल रहा हूं 1 नंबर पक्का है, तो तुम लोग उसको भी नहीं कर सकते, हद है भाई। सुनो, अरे सुन लो, क्या करना क्या है वो सुनो। जैसे कि फिर मत करो, 7:30 तक छोड़ूंगा, मेरे को पूरा कराना भाई, बैठे रहो। आशीष कह रहा है ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चों को दिक्कत भी नहीं है, ठीक है बैठे रहो, करो शोर करो, मैं चाय छोड़ दूंगा, कोई नहीं। मेरे पास जो विटामिन है, विटामिन ए, अब आपको बस ध्यान रखना कि विटामिन ए से डेफिशिएंसी से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, बस यही याद रखना है, और यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बेसिकली ज़ेरोथैल्मिया, एक और ज़ेरोथैल्मिया, द हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई, सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारी का नाम पता होना चाहिए, उसके बारे में कोई डिटेल कभी नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना, सिर्फ पता हो ज़ेरोथैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, एक तो बोलेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से आपको कौन सी बीमारी होती है, या उल्टा बोलेगा कि बीमारी अगर ज़ेरोथैल्मिया है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, तो विटामिन ए की वजह से हुई है। क्लियर है, सोर्सेज याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली याद करने की जरूरत नहीं है, विटामिन के सोर्स आ जाएं तो सब में दूध, अंडा, ठीक है, फिश और ये हरी सब्जियां, ये सब डाल देना, इनमें से सब में कुछ ना कुछ विटामिन होता है। मतलब इसके ऊपर गलत नहीं करता टीचर, क्योंकि उनको भी पता है जब सोर्सेज की बात करी जाएगी ना, तो इन सब में, अरे ज्यादातरों में मिल जाएगा तुम्हें, मिल्क, एग, फिश मीट, एग, ये सब मिल जाएगा। अरे जो बोल रहा हूं वो सुनो, सोर्सेज से क्वेश्चन आज तक नहीं आया, और कितनों के सोर्स याद करोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे भाई, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद कर सकते हो तो कर लो, अगर याद ना हो पाए तो यही लिखना है जो बता रहा हूं, मिल्क, फिश, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो लगे सारा कुछ लिख दो। इनमें से 2-3 तुम्हारे फिट करेंगे वहां पर, पक्का फिट करेगा वहां पर, जो नहीं है कहते भाई नहीं है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है, जो है वो तो बता दिए ना। सुनो, डॉक्टर भी ऐसे ही बोलते हैं ना, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो, तो वही चीज है। अब सुनो, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी, आपने पढ़ा होगा यार विटामिन बी का, और विटामिन सी का स्कर भी पढ़ा होगा बचपन में, 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को सिखाने लग जाते हैं नहीं। अब तो आजकल पढ़ाई इतनी वो कर दी है, बच्चों को 1st 2nd क्लास में सिखा रहे हैं कि विटामिन की कमी की वजह से ये होता है, बुक्स में मैंने देखा है, तो पता नहीं आप लोगों के टाइम में था कि नहीं, हमारे में तो नहीं था। तो चुपचाप से सुन लो, विटामिन बी1 की कमी की वजह से वेरी लॉस ऑफ द एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, विटामिन बी2 की वजह से क्योलोसिस, ये आपकी बीमारियां हैं भाई, कुछ ना कुछ ये पढ़ लेना क्या बीमारी है, इनका डिटेल डिस्कशन मेरे पास भी नहीं है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आ जाएगा, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन आ जाएगा। विटामिन बी6 से कन्वर्जन्स, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना चाहो इनके बारे में पढ़ लो कि कन्वर्जन्स क्या है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस बार सीबीएसई ने हर बार की तरह ना, इस बार मतलब हर बार तो पूछती थी विटामिन दे के बीमारी, बीमारी दे के विटामिन, इस बार इन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन, बहुत बच्चे फंसे, इस पे हमारा भी ध्यान नहीं गया था।
हम याद कर रहे थे विटामिन, नहीं सोर्स भी नहीं आए थे, विटामिन और ये बीमारी। उन्होंने इस बार पूछा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द विटामिन B6। अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा भी पूछ सकता है कि विटामिन B6 का अदर नेम क्या है। तो ये जो पायरोडॉक्सिन था ना, ये इसका अदर नेम लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। मतलब देखो सीबीएसई ने हर साल एक आध नंबर ऐसा ढूंढ लेता है कि जहां से उसने आज तक कुछ नहीं दिया वो वहां से दे देगा ताकि बच्चे फंसे। आपको नहीं छोड़ना कुछ भी। तो भैया विटामिन B6 का अदर नेम पूछ लिया गया, तो ये आपको लिखना था पायरोडॉक्साइन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे विटामिन B1 का नेम है थायमाइन है, राइबोफ्लेविन है, इसका विटामिन B2 का। तो ये टेबल अच्छे से याद करना है भाई आप लोगों को। क्लियर हो रहा है? 1 नंबर के लिए बिल्कुल। और इतने बड़े कंटेंट के अंदर एक पेज पे ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 नंबर पक्का है, तो फिर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिर विटामिन B12, ये आपका आरबीसी डेफिशिएंट के लिए, विटामिन सी स्कर्वी सब जानते हैं, विटामिन डी रिकेट सब जानते हैं। एक रह गया इसमें विटामिन के नहीं लिखा हुआ लास्ट में, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, इसमें नहीं है। इसको विजिट नहीं करा ना हमने भी, विजिट कर लेते हैं। ये तो पूरा चैप्टर आ गया, सही है। तो चैप्टर ही खुल गया, जो हम ढूंढ रहे थे वही मिल गया। यार कर रहा है। चुप हो जाओ, एग्जाम्स भी है क्या? चलो सुनो, बस बोर्ड पे ये रहा सब विटामिन के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन बता दिया, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और ये रहा भाई विटामिन ई और विटामिन के बारे में भी है। सो विटामिन के इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग को विटामिन के से रिलेटेड आप ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप विटामिन के पे जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक बात बताऊं, ज्यादा ऐसा नहीं कि आप लोग कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बताऊं 3-4 तो आपको पहले से याद है बचपन से। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, तो ये 4 तो याद ही करे थे, नहीं करे थे याद? तो तुम अभी भी मत करो कुछ भी याद, तुम्हारा जीवन खराब है, फिर छोड़ दो। अगर जिसने यही 4 भी याद नहीं है ना, फिर तुमने कुछ करा ही नहीं हुआ भाई। अब सुनो, ये करवा दिया मैंने, राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, देख रहे हो? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स सुन लो, ये कौन है पहचान करो, ये कौन है? न्यूक्लियोसाइड। और ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड। और जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बना तो बोलो क्या बना? अब इसमें ना एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, डीएनए का ना एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है, सुन लीजिए। डीएनए का एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है वो सुन लीजिए। एक डीएनए की चेन है, दूसरी डीएनए की चेन है, ये ऐसे 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 एक दूसरे के साथ लिपटी होती है। और होता क्या है कि 2 चीजों को एक दूसरे लिपटे होने के लिए कोई बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है। तो एडेनिन जो होता है ना, एक चेन का एडेनिन, डीएनए की एक चेन का एडेनिन वाला बेस दूसरी चेन के थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है। वीडियो बंद होगी। और एक चेन का गुआनिन दूसरे के साइटोसिन से। सिंपल बोल रहा हूं, डीएनए की बात हो रही है, डीएनए में आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा आज तक पूछता हुआ, बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है इसके बारे में, ज्यादा दिया ही नहीं हुआ। तो होता क्या है, एक डीएनए की चेन दूसरी डीएनए की चेन से ऐसे लिपटी होती है, और क्या होता है, एडेनिन थाइमिन से बॉन्डिंग करके बैठा होता है, और गुआनिन साइटोसिन से बना के बैठा हुआ बॉन्डिंग। समझ आ गया? नहीं आया? तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया एग्जाम के अंदर कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के अंदर एक चेन का एडेनिन और गुआनिन के क्या पेयर्स होते हैं? तो एडेनिन का पेयर थाइमिन के साथ बनता है और गुआनिन का साइटोसिन के साथ बनता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया भाई समझ में? ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है। सो गाइस एक चीज और सुन लीजिए, बस एंजाइम्स को बता देंगे, कुछ नहीं। चुप हो जाओ बिल्कुल। ये ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस हैं, ये नहीं बताइए अभी आप लोगों को। अब आ जाओ, चाहते हो 10 मिनट में पूरा हो जाए तो चुपचाप सुनना। पीछे भाई, लर्न विटामिन टेबल, ठीक है हो जाएगा। अब आ जाओ आगे भाई। और भाई लखन, अब बात ऐसी है भाई, ग्लूकोज के टॉपिक में से कुछ रिएक्शंस रह गई थी, ये थी रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। और मैं बोल भी सकता हूं
these reactions gives the evidence about the स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? दोबारा से ग्लूकोज पे आ गए क्योंकि ये टॉपिक छूटा हुआ था हमारा। खुशी इधर C6H12O6, जरा मुझे बताओगे कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? तो पहले वाले कार्बन पर CHO होता है, फिर आप लोगों को पता है दूसरे वाले पर HOH होता है, तीसरे वाले पर OHH होता है, चौथे वाले पर HOH होता है, पांचवे पर HOH होता है और छठे पर CH2OH होता है। जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया है ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। भैया किसी को तो पता लगा होगा ना पहली बार कि जो ग्लूकोज का ही C6H12O6 है वो ऐसे ही अरेंज है, 6 कार्बन है, फिर इतने OH है, फिर CHO भी है। किसी को तो पता लगी होगी ना ये वाली बात? नहीं समझे मेरी बात को मैं कहना चाह रहा हूं? भाई किसी ने तो एविडेंसेस पता लगाए होंगे ना कि एक अल्डिहाइड है, 5-5 OH लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन के ऊपर, है ना? तो वो कैसे पता लगाया, आइए समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक रिएक्शन देखी जिसमें हमने जब ग्लूकोज को रिएक्ट कराया, अच्छा ग्लूकोज को मैं ऐसे बना रहा हूं बच्चों, CHOH4 CH2OH, बोलो सही बना रहा हूं? ऊपर CHO, बीच में 4 बार CHOH आता है और फिर CH2OH होता है। तो कहते हैं कि जब ग्लूकोज को हम रिएक्ट कराते हैं बच्चों किसके साथ, बोलो HI के साथ, और हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जब ग्लूकोज को ऐसा करते हैं तो इसको हीट करने पर हमें मिलते हैं 6 कार्बन की एक चेन, स्ट्रेट चेन, हमें मिलता है एनहेक्सेन। क्या मिलता है बोलो? एनहेक्सेन, एक स्ट्रेट चेन मिलती है। दिस रिएक्शन गिव्स द एविडेंस, ढंग से सुन लीजिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, आता है। 6 रिएक्शंस है बच्चों। सो दिस रिएक्शंस गिव्स द एविडेंस दैट ग्लूकोज कंटेन्स अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। इस रिएक्शन से क्या एविडेंस मिलता है? क्योंकि ग्लूकोज ने जब HI से रिएक्शन करी, हमें नहीं पता था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, हमें एविडेंसेस मिले रिएक्शंस के थ्रू, तो हमने पाया कि जब ग्लूकोज को HI से रिएक्शन करा के हीट करा तो हमें एनहेक्सेन मिला। क्या मिला बोलो? एनहेक्सेन। एंड दिस रिएक्शन गिव्स द प्रूफ दैट कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने कार्बन होते होंगे बोलो? 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती होगी। मैं एक काम करता हूं, स्क्रीन को स्प्लिट करता हूं और वो वाली सारी जो पॉइंट्स है ना उनको मैं लेके आता हूं यहां पर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए थोड़ा सा ना यार, देखो चुपचाप ना ढंग से देख लो इसको, तभी मजा आएगा करने में। ऐसे थोड़ा मस्ती वस्ती करते करोगे ना कोई फायदा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है ऐसे ही आज ही खत्म करना है, लेकिन ढंग से सीख लो। अब पहला रिएक्शन देखो क्या बोलता है, कहता है ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, इट फॉर्म सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ये सजेस्ट करता है कि ये सारे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए। तो इससे तो पता लगा कि 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हो सकती है पक्का इनके स्ट्रक्चर में। दूसरी बात समझिए, दूसरी इसकी जो 2 रिएक्शंस है ना बच्चों, ये हम लोगों को आती है पहले से, देखना जरा मैं बताता हूं कैसे। तुम लोगों को क्या याद है अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन? या तुम्हें वो याद है मैं जब कीटोन और अल्डिहाइड वाला चैप्टर करा रहा था तो तुम लोगों को पता हो कि C डबल बॉन्ड O कैसे रिएक्ट करता है HCN से? याद आया कुछ? बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, H का प्लस CN का माइनस। बोला था शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। तो H प्लस CN माइनस पता है क्या जुड़ना है? H प्लस जाएगा O पे, CN जाएगा नीचे, बहुत बार कराई थी। दूसरी चीज क्या ये वाली करवाई थी मैंने, अमोनिया डेरिवेटिव वाले जो केसेस थे, NH2Z वाला, याद आ रहे हैं? नहीं आ रहा याद सर? ये 2 रिएक्शन याद आ गई? तो अगर ये याद आ गई हैं तो बस हो गया। ग्लूकोज ने रिएक्शन कैसे करा समझिए, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज में CHO था। भाई ग्लूकोज में कौन था? CHO था। तो जब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई, 2 चीजें समझ लीजिए। एक तो मैंने करवाई बच्चों HCN से, सुन लीजिए HCN से। तो मुझे बताओ HCN से क्या आएगा? इधर HCN से क्या आएगा? CHO को तुम लोग जानते हो कि CHO ऐसा होता है, CHO ऐसा होता है, पता होना चाहिए भाई तुम लोगों को, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप की मौजूदगी है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है सर? C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर कार्बोनिल ग्रुप हुआ तो पक्का HCN से भी रिएक्ट करेगा और H2NZ यानी अमोनिया डेरिवेटिव से भी रिएक्शन करेगा। हाँ ये बात की गारंटी नहीं है कि अल्डिहाइड है कीटोन है, लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप हुआ तो इन दोनों से रिएक्शन देगा कि नहीं देगा मुझे बताओ। तो हमने पाया कि हमारा ग्लूकोज ना इससे भी रिएक्ट कर गया और अमोनिया डेरिवेटिव से भी रिएक्ट कर गया। कैसे करा? आ जाओ मुझे बताओ जरा कैसे करेगा, तुम खुद बताओ। ये प्लस और ये माइनस, और आपको पता है इधर माइनस और इधर, बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर बोलो सब बच्चे। C पे क्या आएगा बोलो? H, O पे बोलो क्या आएगा? H, कार्बन के प्लस पे बोलो क्या आएगा? CN, और बोलो नीचे क्या आएगा?
CHOH4 और नीचे बोलो क्या आएगा। आप बस सुनते चलिए, लास्ट में एक समरी दूंगा जिसके जरिए आपको सारी रिएक्शन एक बार में याद हो जाएंगी। इसको बुलाया गया बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बुलाया गया इसको? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्योंकि जिन बच्चों को याद है ना उनको पता होगा इसको मैं साइनोहाइड्रिन ही बुलाता था जो बनता था बच्चों हमारा। अब उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सुनते चलो, अगली रिएक्शन किससे होगी? दिख जाएगा, दिख जाएगा। अगली रिएक्शन किससे होगी? ये रहा NH2। ध्यान दीजिए भाई क्लास प्लीज, बिल्कुल भी बातें करने की नीड नहीं है अभी फिलहाल। जाते जाते हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ढंग से सुन लीजिए। इसके बाद आप लोग जानते हैं इसकी रिएक्शन। मैं कह रहा हूं जिसको ऑर्गेनिक आती है उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेट है ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है अमोनिया डेरिवेटिव वाले केस करा रहे हैं सर। सब में यही करा था, ऐसे करके इसका O निकाला था, इसका H2 निकाला था। बताओ क्या आंसर आया होगा? बताओ क्या आंसर आया होगा? CH डबल बॉन्ड NOH, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ही था उसके साथ, CHOH4 और CH2OH बन गया। और ये जो रिजल्ट आता है इसको ऑक्साइम बोलते थे, ग्लूकोज ऑक्साइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? ग्लूकोज ऑक्साइम। अब आप बस एक बात सुनिए, यहां पर इसने कुछ लिखा, कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामाइन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिलामाइन, टू फॉर्म एन ऑक्साइम, एक ऑक्साइम बनाता है, एंड एड सम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव द साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। ये रिएक्शन कंफर्म करती है कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पक्का एक कार्बोनिल का बॉन्ड भी है, यानी C डबल बॉन्ड O भी है। C डबल बॉन्ड, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड का कीटोन का, वो बाद में पता लगा हमें। लेकिन एक बात तो पक्की होगी कि C डबल बॉन्ड O है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एल्डिहाइड भी देता है और ये दोनों रिएक्शन कीटोन भी देता है। यार भूलिए मत, आप लोग बोल रहे लग रहा है। तो चलो, पहली रिएक्शन ने क्या एविडेंस दिया? जब HI से रिएक्शन कराया और एक N-हेक्सेन बन गया तो क्या रिएक्शन मिला? एविडेंस ये मिला कि 6 कार्बन की स्टेट चेंज होगी पक्का। फिर ये नहीं पता 6 कार्बन पे कितने पे OH है, कितने पे क्या है। लेकिन सेकंड रिएक्शन जब HCN और इसके साथ कराई तो एविडेंस मिल गया कि C डबल बॉन्ड O की मौजूदगी है पक्का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा कार्तिक समझ में? ये रिएक्शन याद आनी चाहिए यार, चैप्टर 12 की रिएक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ूं। इसके बाद अरे सॉरी, वो पिछले जो पैटर्न के हिसाब से जाए तो पुरानी बुक में चैप्टर 12 होता है एल्डिहाइड कीटोन, अभी के हिसाब से कुछ और होगा, अभी के हिसाब से 8वां होगा। छोड़ो, हमारे दिमाग में 12 इतने सालों से पढ़ा रहे वही रहता है। क्लास प्लीज बोर्ड पे। उसके बाद क्या है, अब हमें ये जरूर पता लगाना पड़ेगा कि जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड वो एल्डिहाइड का है या कीटोन का। अच्छा बताओ कैसे पता लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड है कीटोन है? आपको पता है एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, वेरी गुड, और कीटोन नहीं होता। तो अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कीटोन। तो मैं क्या करता हूं, ग्लूकोज को एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर इन्होंने Br2 लिया। क्या लिया बोलो? Br2। और इन्होंने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और इन्होंने क्या पाया कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो कहते हैं ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। होता क्या है सुनो, CHO किसमें ऑक्सीडाइज होता है बोलो? C डबल OH। भूलिए मत, होता था कि नहीं होता? तो इन्होंने पाया कि बस पहले वाले कार्बन वाला ऑक्सीडाइज हो गया, बाकी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, बिकॉज वो माइल्ड था। कुछ बच्चे कहेंगे CH2OH भी तो ऑक्सीडाइज होता, लेकिन यहाँ पर इतना माइल्ड लिया हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ CHO का ऑक्सीडेशन हुआ C डबल OH में। लेकिन आप समझिए, ऐसा अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर भी चीजें ऑक्सीडाइज होगी, इसका मतलब कौन सा वाला कार्बोनिल है? एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल है। कौन सा वाला? अब याद करो, चैप्टर में पढ़ाई गई ये सब चीजें। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि अभी पहली बार सिखा रहा हूं, ये मैंने पहले पढ़ाया तुम लोगों को, तब मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने ये पाया, सुन लीजिए मैंने क्या पाया, बोर्ड पे देखते चलिए। मैंने पाया कि मेरा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, बैठे रहेंगे अभी, मेरा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो जैसे ही मैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराता हूं ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? इससे क्या पता लगता है जरा बोलो? इसका नाम भी रखा गया बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम रखा बोलो? ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोनिक एसिड। सुनते चलिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन पढ़ लीजिए। कह रहा है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑन रिएक्शन विद mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that the carbonyl group is present as a aldehyde group. अगर कीटोन होता है तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता माइल्ड की मौजूदगी में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। 5वां पॉइंट क्या करता है सुन लीजिए। कहता है हमने इस ग्लूकोज का एसिटाइलेशन किया। कितना तुम्हें याद है वो देखना पड़ेगा भाई। एसिटाइलेशन जो है इसका रिएक्शन इन्होंने दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एसिटाइलेशन कैसे करेंगे हम लोग। इसको जानते हो? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों, बहुत बढ़िया पहचान रहे हो तुम लोग। एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। सुन लीजिए, ये समझ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी। मैं मानता हूं कि 5वां पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी नहीं है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन,
अल्कोहल चैप्टर के अंदर ना मैंने तुम लोगों को एक रिएक्शन कराया था, याद करना, तुम्हें याद आ जाए तो। ROH यानी अल्कोहल्स का जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होता है, कुछ ऐसे निकला था। बहुत बढ़िया, हिस्ट्री जैसा कुछ बनता है, कुछ ऐसे निकला था। और RCO जुड़ता है, बस यूं जुड़ जाता है, RO ऐसे। अरे मैं उसको पहले बना दूं, इसको बाद में बना दूं, बात वही है, लेकिन रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ था, रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ था और बना था CH3COOH और इस तरीके से इसका जुड़ता है, इस तरीके से एडिशन होता है। मैंने जब रिएक्शन कराया इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो मैंने कमाल की चीज पाई कि जब इसको रिएक्ट करा रहा हूं तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो। पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। मुझे बताओ इसके पास OH कितने थे? OH कितने थे? 4 OH यहां पर थे, 5वां OH यहां पर था। इसके सभी OH ने ऐसा रिएक्शन दिया होगा, सभी OH ने इससे रिएक्ट करा होगा। ढंग से सुनो, सभी OH ने रिएक्ट करा होगा। कैसे? ऐसे रिएक्ट करा होगा। और क्या बनाया होगा बताओ जरा? जैसे RO के बाद ये लग गया होगा COCH3, RO के बाद क्या लग गया होगा? तो इसके बाद CHO के बाद क्या लगा होगा? ध्यान से सुनो भाई, CHO के बाद क्या लगा होगा? COCH3 4 बार, और नीचे भी बोलो जरा क्या? CH2O COCH3 1 बार। और मुझे बताओ कितने बार ये CH3COH निकला होगा? 5 बार। कितनी बार बोलो? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब इसका एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो इसके 5 से रिएक्शन देता है। 1:5 का रेशियो चल रहा है। इसका मतलब इसमें कितने OH की मौजूदगी की एविडेंस मिलती है? 5 OH की, क्योंकि इसने बनाया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कहां ये दिमाग लगा रहे हैं। अगर सोचो कि इसका एक इसके एक से ही रिएक्ट करके एक बनाता है, ऐसा एक बनाता है, तो भैया एक ही OH की मौजूदगी थी, बट यहां पर बने 5 CH3C और OH। इसका मतलब कितने OH उसमें मौजूद होने के चांसेस है? 5 OH। कोई भी रिएक्शन में ऐसे नहीं करा रहा हूं जो पहले ना करी हुई हो, सिवाय HA वाली रिएक्शन के। HA वाली पहले नहीं कराई, अदरवाइज बाकी सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पड़ी हुई है पहले से। कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे। तो मुझे तुम बताओ जब एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे, फटाफट बोलो, यहां से ऐसे निकलेगा, ऐसा बन जाएगा, और 5 बार एसिटिक एसिड निकलने का एविडेंस ये निकल के आता है कि 5 OH मौजूद है। अब एक बच्चा मेरे से ये सवाल कर सकता है, सर 5 OH मौजूद है, लेकिन किसने कहा कि सब अलग अलग पे है? क्या पता 5 OH में से 2 OH एक साथ हो। लेकिन आप ये मत भूलिए, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात और बार बार बोलता था, अगर एक ही कार्बन पर 2 OH मिल जाएं तो वो स्टेबल नहीं होते, वो हाइड्रोलाइज होकर H2O निकाल लेते। बोलो होता है कि नहीं होता? अगर ये स्टेबल है ग्लूकोज, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबल है, इसका मतलब वो 5 OH अलग अलग कार्बन पे है। कहां पर है बोलो? अब यहां तक मुझे क्या क्या एविडेंस मिल गया तुम मुझे बता दो। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये मिल गया। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये एविडेंस मिल गया। ज्यादा बना दिए। और क्या मिला? पहला वाला कार्बन हो सकता है एल्डिहाइड हो, एक कार्बन एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर में होता है, बीच में लग ही नहीं सकता। समझो मेरी बात को, नहीं आ रहा समझ में। एल्डिहाइड का एविडेंस कैसे मिला? पता लग गया आप लोगों को। दूसरा बताओ जरा, OH कैसे सर? क्योंकि 5 OH है और 5 OH अलग अलग कार्बन पे होंगे, पक्का। ये वाली बात भी समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में। लास्ट चीज मैंने क्या समझी कि जब मैंने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, इसको पढ़ो एक बार। कह रहे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज with acidic anhydrides gives the glucose pentacetate which confirms the presence of the 5 OH group. Since it exists as a stable compound, 5 OH group should be attached to different carbon atoms. लास्ट मैंने क्या करा बच्चों, ये पता लगाने के लिए कि जो 5 OH लगे हुए हैं क्या सारे प्राइमरी है सेकेंडरी है, कौन से हैं, क्योंकि OH भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर तुम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे जाओ ना बच्चों, मैं इसको खत्म कर रहा हूं यहां पर, सुनो मेरी बात को, सुनो, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे जाओ तो आप लोग जानते हो कि इसमें ये सब सेकेंडरी है। देखो ये वाले HOH, और ये वाला बोलो कौन सा लास्ट वाला? प्राइमरी। और आपको पता है प्राइमरी वाला इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसके लिए ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं होती है। तो मेरी बात को समझना बच्चों, हमने जब लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं आप लोगों को भाई, हमने जब इसको ऑक्सीडाइज किया अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया अंडर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, लाइक, तो हुआ क्या? ऊपर का भी ऑक्सीडाइज हो गया, बीच के नहीं हुए ऑक्सीडाइज, और नीचे वाला भी। आपको पता है CH2OH का फाइनल ऑक्सीडेशन COOH ही होता है, क्योंकि ऊपर का भी हो गया नीचे का भी हो गया। तो मैंने कहा भाई ऊपर तो पक्का एल्डिहाइड था, और सिर्फ 5 OH में से एक ही OH ऑक्सीडाइज हुआ है पूरी तरीके से, इसका मतलब वही प्राइमरी है, मतलब एक प्राइमरी है बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये बना बच्चों सैक्रिक एसिड। क्या बना बोलो? सैक्रिक एसिड। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरे एविडेंस मिल गए कि नहीं मिल गए? जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप भी कौन सा बोलो? एल्डिहाइड है। फिर
एसिटिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन ने सबूत दिया कि 5 OH लगे हुए हैं। फिर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ने सबूत दिया कि वो जो 5 OH लगे उसमें भी एक प्राइमरी है और बाकी सब बोलो क्या है, सेकेंडरी है। अब बात बस इतनी सी है कि पेपर में अगर तुमने इसको याद करके जाना है, हाँ उसका नहीं मिलेगा इससे, उसका नहीं मिलेगा इससे, वो और रिएक्शन से बता लगा, रिएक्शन से नहीं बेसिकली, वो कुछ और प्रॉपर्टी से पता लगा। ओए बच्चों चुपचाप बैठे रहो, एक दिन लेट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो एक चीज, खत्म हो गया है वैसे। लेकिन मैं बस आप लोगों को, मैंने एक बात बोली थी कि लास्ट में मैं तुम लोगों को बोलूंगा तुम्हें याद क्या करना है। सुनो, ये ग्लूकोज है, सभी बच्चे एक ही फ्लो चार्ट में याद करेंगे। चलो सुनो, बताओ भाई आंसर, आंसर बताओ। HI को हीट करा, पहला रिएक्शन ये करूंगा मैं, सेकंड में करूंगा HCN से रिएक्शन, थर्ड में करूंगा H2NOH से रिएक्शन, फोर्थ में करूंगा Br2 एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन मैं करूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। अरे बच्चों नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद में करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, आप जानते हो मैं इसको स्ट्रॉन्ग में लिखता हूं हमेशा से। कितनी रिएक्शंस हुई? 6 रिएक्शंस याद करिए, पेपर में आती है, पेपर में आती है, एग्जाम में आती है वाली चीज। पहले का बताओ सब बच्चे क्या आएगा? ईशव पहले का ये आया, बता इससे क्या पता लगता है तेरे को? इससे पता लगता है कि हमारा जो ग्लूकोज है पक्का 6 कार्बन की स्टेट चेन होगी। दूसरी 2 रिएक्शंस जो हैं ये आपको पता है कि कौन से कंपाउंड देते हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड होता है, जिनके पास क्या होता है पता नहीं एल्डिहाइड है कीटोन है, लेकिन इनसे ये पता लग गया था कि C डबल बॉन्ड हो तो पक्का है, क्योंकि इसका आपको पता है प्लस माइनस होता है, तो आपको पता है CHO में क्या होता है, CHO में क्या होता है पता है ना, तो बताना जरा क्या होगा। CH के साथ में एक तो OH आ जाएगा और एक बोलो क्या आ जाएगा, CN। भूला है ना बच्चों, क्योंकि बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो O पे H जाएगा, नीचे आएगा CN, तो एक OH आएगा एक CN आएगा और बाकी का ढांचा बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी का बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा इसका नाम क्या रखोगे जरा मुझे बता दो? इसका नाम रखोगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, भूले ना, नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुझे बताओ इसके साथ रिएक्शन कैसे होता है? अरे अमोनिया डेरिवेटिव है सर, ऑर्गेनिक आता है, बहुत बढ़िया भैया, नहीं आता तो फिर आपने पिछला भी नहीं आता, फिर आप कुछ कर नहीं सकते भाई। यहाँ पर H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, बता क्या बनेगा, CH के साथ NOH जुड़ जाएगा, बाकी का बिल्कुल सेम रहेगा। इसको ऑक्साइन रिजल्ट बुला देते तो बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्साइन, क्या बोलेंगे? फिर आप जानते हैं कि हमें ये तो पता लग गया कार्बोनिल ग्रुप है, बट ये नहीं पता कि अल्डिहाइड है या कीटोन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और हमने पाया कि ऊपर वाला कार्बन बोलो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होते के साथ ही ये एविडेंस मिल गया, ये एविडेंस मिल गया कि पक्का अल्डिहाइड ही है। इसको बुलाते हैं ग्लूकोनिक एसिड, क्या बुलाते हैं इसको? याद करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने भाई ये कहा पहला तो अल्डिहाइड है, ये तो पता लग गया पहला तो अल्डिहाइड है, बाकी का नहीं पता। फिर मैंने अल्कोहल की मौजूदगी चेक करने के लिए इसको रिएक्ट कराया एसिटिक एनहाइड्राइड से। अगर अल्कोहल चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा अल्कोहल व्हेन रिएक्टिंग विद द एसिटिक एनहाइड्राइड तो दे विल फॉर्म ईस्टर लाइक प्रोडक्ट ना। तो बोलो कैसा बनाता है वो आप लोगों का, तो यहां से इससे निकलेगा H निकल जाता है, इस पूरे से बोलो क्या निकल जाता है H, तो बोलो क्या बनेगा CHO। CHO के बाद, CHO के बाद क्या आएगा बोलो CO CH3, ये 4 बार, और नीचे बोलो क्या CH2O CO CH3, that is glucose pentacetate, glucose which confirms the presence of 5 OH in the glucose structure, which confirms the presence of 5 OH in the glucose structure, and since the glucose compound is stable, these all 5 OH are placed on the different carbons। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेम पे नहीं होंगे भाई। लास्ट चीज पता लगाने के लिए सारे OH में से कितने सेकेंडरी कितने प्राइमरी, को प्राइमरी इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं आपको पता है, CH2OH CHO में, CHO C डबल OH में, तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ऊपर वाला भी ऑक्सीडाइज हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, और 5 में से एक ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब 5 में से एक प्राइमरी था, बाकी सब सेकेंडरी थे, ये बन गया सैकरिक एसिड। तो यहां से एक मिनट बस लास्ट, यहां से जो क्वेश्चन तुम लोगों को बनेगा या तो रिएक्शन देगा सीधा, क्या बोलेगा ग्लूकोज की इससे रिएक्शन, ग्लूकोज की इससे रिएक्शन, आंसर लिख दो, या क्या बोलेगा एक रिएक्शन दिखाओ जिससे ये एविडेंस मिले कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड होता है, तो कौन सी करोगे बोलो Br2 वाली, कौन सी वाली बोलो, क्योंकि इसी ने एविडेंस दिया था कि अल्डिहाइड होता है। ऐसी रिएक्शन बताओ जिससे ये पता लगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर 5 OH होते हैं। सर एसिडिक एनहाइड्राइड वाली करेंगे, नहीं आया समझ में? अब कुल मिला के सुन लो भाई, अब आप लोगों का आए बैठ रहे हो, ये कोई नहीं, एक ही दिन लेट हो रहे ना, खत्म हो गया है। ये बताओ कार्बोहाइड्रेट डन, विद ग्लूकोज वगैरह सब करा दिया है, प्रोटीन डन, विटामिन आपको बता चुका हूं, न्यूक्लिक एसिड आपको बता चुका हूं, खत्म हो गया है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, लेकिन चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हो गया। समझ आया है? जल्दी हो गया? जल्दी होगा तो मैं नेक्स्ट में दोबारा बता दूंगा। जल्दी हो गया लास्ट वाला? पक्का बताओ, श्योर?
मंडे को फिजिकल केमिस्ट्री कैरी करना अपने साथ। नमस्ते।